हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। आज के इस वन शॉट में हम आपसे वादा कर रहे हैं भाई 15 से 16 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। और अगर आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है भैया 5th सेमेस्टर में, तो हो सकता है इसमें से 10 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएं इन 15-16 में से। और नहीं भी किस्मत चलेगी तब भी 6, 7, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो ये वाला जो वन शॉट है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और इससे सरल लैंग्वेज में भैया हमने खुद बैठ के एक रिसर्च करी है, इससे सरल लैंग्वेज में अगर पूरे यूट्यूब पर कहीं मिल जाए तो भैया आके कमेंट में लिख देना। चलो शुरू करते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में चीज़ों को रखेंगे। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं यानी 20 नंबर की जो जुगाड़ है, ये वीडियो है मेरे भाई। और बाकी भी क्वेश्चन हम आपको बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले 5th सेमेस्टर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, सबसे कठिन आदमी को यही लगता है, तो हम देखा चलो यार यहीं से शुरुआत करी जाए। पहला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं भाई स्वातंत्र्य कोटि। और बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम लोग 11th क्लास में चलें तो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया कोई भी अगर मान लिया हम चींटा है, अब चींटे को हमने मेज पर रख दिया, तो चींटा भैया जो मेज है और जो चींटा है तो ये या तो लंबाई में चलेगा या तो चौड़ाई में चलेगा, यानी 2 तरीके से ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। हम मान लिया एक चींटे के पंख निकल आए, उड़ने लगा, तो भैया वो लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में तीनों तरीके से उड़ सकता है, यानी इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई। ठीक है, मान लिया कोई चींटा सिर्फ तार पे चल रहा है, पतला पतला तार है, तो वो सिर्फ लंबाई में चल सकता है, तो वहां पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कहें तो भैया कोई भी अगर सिस्टम है उसका जो मोशन है, ये देखो किसी सिस्टम के इंडिपेंडेंट मोशन यानी स्वतंत्र रूप से वो जैसे जैसे गति कर सकता है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की संख्या को ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। कि भैया अगर सिर्फ सीधे सीधे चल रहा है तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल के पता चल जाएगा वो कैसे चल रहा है। अगर ऐसे भी चल रहा है तो भैया y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और फिर अगर वो उड़ भी रहा है मान लिया तो z की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो जितने भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे उनकी संख्या को ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देंगे मेरे भाई। ठीक है, जैसे अगर कोई फ्री पार्टिकल है स्पेस में x, y और z डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है तो इसके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में अगर कोई उड़ सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे भाई 3 हो जाएगी। यानी DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, यानी जितना स्वतंत्र रूप से भैया निर्देशांक में गति कर सकता है, सिर्फ x की तरफ कर सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। x और y दोनों की तरफ कर सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। x, y और z तीनों की तरफ कर सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो अगर ये 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आता है मेरे भाई, बहुत। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? और हमने आपको कई बार बताया कि कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन हम सभी लोगों के ऊपर है। जैसे हमारी मम्मी डेली शाम को हमें फ़ोन करती 11, साढ़े 11 बजे घर पहुंच गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम रात में 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बज जाता, कई बार 1-1:30 बज जाता यहीं कोचिंग में। फिर हम कहीं पढ़ाने, मान लिया घर के लिए कुछ सामान लेने चले गए, मतलब पढ़ाने के बाद में घर के कुछ सामान लेने चले गए। कभी कभी बाइक घुमा देते हैं ऐसे कि थोड़ी हवा खाए यहाँ जाके। अभी इस समय तो हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो कई बार मम्मी का फ़ोन आता है, हाँ भैया पहुँच गए। तो ये रिस्ट्रिक्शन ही तो है कि मम्मी ने कह रखा है कि भैया जल्दी से जल्दी सब लोग घर पहुंचो। आपके घर पे शायद पिताजी ने कह रखा हो कि अगर 8 बजे के बाद घर से बाहर निकले तो टांगे काट दी जाएंगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन है मेरे भाई। तो अभी हम लोग स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत हो सकती है कि भैया इधर भी उड़ रहे हैं, इधर भी उड़ रहे हैं, इधर भी उड़ रहे हैं। हमने क्या किया, फेविकोल लिया और तुम्हें चिपका दिया नीचे, लो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या हुआ? बोले घुस गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहां गए? जब चिपक गया तो गति कर ही नहीं पाएंगे मेरे भाई, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई। यानी ओवरऑल हम लोग बात करें तो कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, यानी ऐसी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी कह दो हिंदी में, जो किसी सिस्टम की मोशन को लिमिट कर देती है, यानी गति को रोक देती है। एक बच्चा है, मान लिया उसके पैर में बांध दिया अंगूछा या रस्सी बांध दिया, उसे बांध दिया, अब वो बेचारा चलेगा तो, लेकिन बहुत लिमिटेड जगह पे चल पाएगा यार। उसी तरीके से भैया रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद में जो लिमिट हो जाता है मोशन में, हम लोग उसे कहते हैं कांस्टेंट। इसके कारण सिस्टम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन या मोशन में
कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम हो जाती है मेरे भाई। यानी सीधी सी बात है, अगर आप किसी को अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो जितनी तरीके से वो गति कर सकता था उतनी तरीके से शायद गति नहीं कर पाएगा और उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम हो जाएगी। जैसे यदि कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो उसकी मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में लिमिटेड है, इसलिए उसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जो हमने आपको बताया कि भैया अगर केबल तार है पतला सा, तुमने कहा भैया जो भी गति करनी है इसी के ऊपर ही करो, जो भी गति करनी, तो ये रिस्ट्रिक्शन ही तो है कि चौड़ाई में नहीं जा सकते, उड़ नहीं सकते, बस खाली इसी के ऊपर चलना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक हो गई। यानी ये जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है जिसकी वजह से हर तरीके से पॉसिबल मोशन नहीं हो पा रहा है, हर तरीके से गति नहीं हो पा रही है, उसे ही हम लोग कहते हैं मेरे भाई कांस्टेंट। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। बहुत आसान है भाई। देखो इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन यह है कि किसी सिस्टम के ऐसे जनरल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अभी इसी वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यह भी जनरल कोऑर्डिनेट का ही एक प्रकार है भाई। ठीक, तो किसी जनरल कोऑर्डिनेट मोटा मोटा जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य, कि भैया कोई जैसे मान लिया ये देखो, मान लिया वृत्तीय गति हो रही है। ठीक, अब वृत्तीय गति में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अगर आपको थीटा पता है तो आप बता सकते हो यहां पहुंच गए, अब यहां पहुंच गए, अब यहां पहुंच गए, अब यहां पहुंच गए, यानी सिर्फ थीटा से हम लोग इस वाली गति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसका जनरल कोऑर्डिनेट है। यानी नॉर्मली हम आपको जानकारी कुछ देंगे, जनरली कोई जानकारी दे रहे हैं और आपको पता चल जा रहा है कि मोशन कैसा हो रहा है, जनरल कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब जनरल कोऑर्डिनेट का ऐसा प्रकार जिसके चेंज होने पर जो लाग्रांजियन फंक्शन है इस पे कोई फर्क ना पड़े, डायरेक्टली चेंज ना होता हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यानी जनरल कोऑर्डिनेट तो ये है, लेकिन अगर इसके चेंज होने पर एल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी एल जो है वो थीटा पे डिपेंड ना करे, यानी ऐसे कोऑर्डिनेट जिन पर लाग्रेंजियन फंक्शन डिपेंड नहीं करता है उसे ही हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट मेरे भाई कहते हैं। ठीक है, जैसे लाग्रांजियन एल से लिखते हैं हम लोग इस फंक्शन को, कोऑर्डिनेट क्यू पर डिपेंड नहीं करता। मान लिया कोई कोऑर्डिनेट है वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, क्यू हो सकता है। हकीकत में जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम लोग Q1 Q2 इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने लिखा कि मान लिया कोई जनरल कोऑर्डिनेट है Q, उस पर जो L है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तब Q को ही हम लोग क्या कह देंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कह देंगे। और अगर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मान लिया हम आपसे कहें एक फंक्शन है x² + 4x, इसका डिफरेंशिएशन मान लिया हम कर रहे हैं कि d अपॉन मतलब y के रिस्पेक्ट में, तो भैया जब x और y का कोई लेना देना ही नहीं है तो भैया x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, खेल खत्म होएगा ही नहीं भैया, ये तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो भैया अगर मान लिया x जो है वो y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x y का फंक्शन नहीं है, ऐसे ही जो l है वो q पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे del L अपॉन del Q तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 0 आएगी, क्योंकि दोनों का कोई लेना देना है ही नहीं, दोनों भैया आपस में डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल वाला पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा। हमने लिख के भी दिखाया आपके समझने के लिए कि L की वैल्यू समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब निर्भर करती है, और अगर हमने उसे काट दिया है तो इसका मतलब हो गया कि L की वैल्यू निर्भर नहीं कर रही है थीटा पे। जैसे सर्कुलर मोशन होता है तो इसमें थीटा से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भैया जो मोशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बॉडी कहां पर है, तो अगर थीटा पे L की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है तो ये थीटा ही क्या कहलाएगा, सर्कुलर कोऑर्डिनेट कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, हैमिल्टोनियन और हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होती है किसी सिंपल पेंडुलम के लिए भैया। तो सबसे पहले तो हम इनकी बेसिक इक्वेशंस लिखेंगे होती क्या है। देखो मेरे भाई, हैमिल्टोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स में सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। यानी जो मैकेनिक्स है उसमें अगर कोई सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी है भैया, कुल ऊर्जा उसकी कितनी होगी, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हैमिल्टोनियन का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन का, और इसे एच से लिख देते हैं। तो एच होता क्या भैया, एच बराबर होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर यहां पर आई की जगह आप रखोगे तो P1 Q1 डैश प्लस P2 Q2 डैश डॉट, मतलब डॉट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन हुआ है, साइड में हमने लिख भी दिया है। QI डैश का मतलब क्या है, DQI अपॉन DT, यानी T के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ऊपर हम लोग डॉट लगा देते हैं भाई। ठीक, यहाँ पे QI क्या है तो हमने आपको बताया मेरे भाई, Q क्या होता है, जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट को Q से लिखते हैं। PI क्या है, PI भैया P फॉर मोमेंटम, यानी ये जनरल मोमेंटम है। L फॉर लाग्रांजियन फंक्शन, और लाग्रांजियन फंक्शन क्या होता है, T माइनस B के बराबर होता है। यहाँ पे T क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और B पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी
दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे हम लैग्रैंजियन की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। दूसरा हैमिल्टोनियन के बाद हैमिल्टन से क्वेश्चन क्या होती है, तो इसमें जो आपको क्यू आई डॉट और पी आई डॉट दिख रहा है, जो जनरल कोऑर्डिनेट्स वाले आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, तो इनकी वैल्यू होती है डेल एच अपॉन डेल पी आई, इनकी वैल्यू होती है डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले नीचे लिखे हुए हैं। क्यू वाले में पी नीचे होता है और पी वाले में क्यू नीचे होता है, ये माइनस में होता है भाई, ठीक है। तो ये इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर मान लिया पेपर में पूछा है सिंपल पेंडुलम के लिए, तो सिंपल पेंडुलम के लिए जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा वो थीटा होगा। थीटा क्यों होगा मेरे भाई, समझाते हैं। मान लिया कोई पेंडुलम है, पेंडुलम क्या है जरा समझो। पेंडुलम का मतलब इस तरीके से कोई बॉब है जो गति कर रहा है, तो वो गति कैसे करेगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। इधर का मतलब क्या, सिर्फ थीटा से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कितना उधर गया है या कितना इधर गया है, तो सिर्फ इससे एक्सप्लेन करना है, तो ये जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और मोमेंटम को पी से लिखते हैं, तो जो जनरल मोमेंटम होगा वो पी होगा। थीटा भैया सीधी सी बात है, क्योंकि जनरल फॉर्म में लिख रहा है तो पी थीटा लिख दिया हमने, या केवल पी भी लिख सकते हो आप भाई, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग लिखें इन दोनों के टर्म में, तब कैसे लिखते हैं भाई, तो जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती है पेंडुलम के लिए वो ये होती है, h बराबर पी थीटा का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर प्लस का mgl 1 माइनस कर cos थीटा। और हैमिल्टन इक्वेशन ऐसे आ जाती है भाई कि थीटा का जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा वो ये आ गया, जनरल जो मोमेंटम होगा वो ये आएगा डेल एच अपॉन डेल, फिर वही वाली बात है, थीटा होगा तो पी नीचे आएगा और पी होगा तो थीटा नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जनरल कोऑर्डिनेट को क्यू से लिखते हैं ना, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्यू डॉट होती है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं पेंडुलम के लिए, पेंडुलम के लिए जो जनरल कोऑर्डिनेट है वो थीटा है, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है वो कितना इधर गया है या कितना इधर गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थीटा से जनरल कोऑर्डिनेट को लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। जहाँ पे एम क्या है, तो वो जो बॉब जो नीचे गति कर रहा है जो पेंडुलम, उसका मास है। एल क्या है, एल लेंथ ऑफ पेंडुलम है। जी गुरुत्वीय त्वरण सभी को पता है, इसका मान 9.8 होता है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहलाता है। थीटा एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। हैमिल्टोनियन पेंडुलम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी को ज्ञात करने के लिए हम लोग हैमिल्टोनियन का इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं भैया, ठीक है। अगली है बर्ट्रेंड्स थ्योरम, बहुत आसान है। बर्ट्रेंड्स थ्योरम कह रही है इसके अकॉर्डिंग जो अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स है, देखो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इसी वीडियो में भी हमने आगे आपको बताया सेंट्रल और नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। सेंट्रल फोर्स वो होते हैं, जैसे मान लिया गैया बांधी और गैया वृत्तीय गति कर रही है, तो ये जो बल लग रहा है केंद्र की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रल फोर्स है भैया। चाहे वो केंद्र की तरफ हो या केंद्र से दूर हो, लेकिन अगर सेंटर से ओरिएंटेड है तो भैया सेंट्रल फोर्स कहलाता है। हालांकि बर्ट्रेंड्स थ्योरम में केवल अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स की बात करी गई है, यानी सेंटर की तरफ ही लगेगा, बाहर वाला इसमें नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स जो होता है में केवल दो ऐसे फोर्स लॉ होते हैं जिनके अंदर हर बाउंडेड ऑर्बिट क्लोज होती है। बाउंडेड का मतलब बंधे हुए एक लिमिटेड सीमा के अंदर, और क्लोज का मतलब कि भैया वहीं पे गति कर रहे हैं, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। कौन से दो लॉज होते हैं मेरे भाई, तो एक लॉ होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी बल का मान दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, सबको पता है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करोगे या फिर कूलाम के नियम की बात करोगे, Q1 Q2 होता है मेरे भाई, और बीच की दूरी कितनी होती है, R होती है। सारा खेल इनके बीच में ही है भैया, इनके बीच में ही। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मान लिया ये प्लस हो या माइनस हो तब तो अट्रैक्टिव होगा, और दोनों ही अगर प्लस प्लस हो तो रिपल्सिव हो जाएगा, फिर तो दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, लिमिटेड होगा मेरे भाई। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दो ही फोर्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर हर बाउंडेड, यानी जो ऑर्बिट है वो बाउंडेड होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो अगर एक प्लस एक माइनस लोगे तभी तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, जो कुछ है वो इतने ही एरिया में। लेकिन अगर आपने कह दिया ये प्लस है ये भी प्लस है, तो फिर तो बाहर की तरफ भी होने लगेगा मेरे भाई। यानी ओवरऑल बात करें कि भैया बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इस R के अंदर ही इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। हालांकि इसका अपना और फोर्स होगा, इसका अपना और फोर्स होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोनों की मेरे भाई। तो बाउंडेड क्लोज्ड ऑर्बिट, ये अब हम ये वाला नियम आपको समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये देखो बटे में R स्क्वायर होता है ना, तो ये F का मान R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ऐसे ही मेरे भाई अगर गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें तो फार्मूला होता है Gm1m2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो F है R स्क्वायर है। तो यानी ओवरऑल बात करें, और दूसरा कौन सा है तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, एग्जाम्पल के ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें भी यही करते थे मेरे भाई, M1 लेते थे। इस तरीके से हम थोड़ा दिखाते हुए चलते हैं आपको कि हम M1 लेते थे,
ठीक है। इधर क्या लेते थे हम लोग, m2 लेते थे, और बीच की दूरी क्या लेते थे, r लेते थे। हमेशा गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है अट्रैक्टिव ही होगा, अगर इसे छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे ही गिरेगा, ये ऊपर नहीं भाग जाएगा मेरे भाई, तो अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। दूसरा भैया क्लोज्ड बाउंड ऑर्बिट के लिए कौन सा बल होता है, तो लीनियर फोर्स होता है। लीनियर का मतलब बल का मान, जैसे अगर हम कहें स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जितना खींचोगे उतनी तेजी से वो ऑसिलेट करेगी, उतना ज़्यादा उस पर बल लगेगा, लेकिन वो तो लीनियर है। अगर हम 3D की बात करें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से खींचा जाए तो भैया वो सेंटर की तरफ वापस जाएगा, जैसे स्प्रिंग वापस जा रही है वैसे वो भी पूरा अगर 3D है वो भी सेंटर की तरफ वापस जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि भैया कोई लीनियर फोर्स है या इनवर्स स्क्वायर फोर्स है, केवल दो ही फोर्स हैं जो किसी पहले तो अट्रैक्टिव होंगे, प्लस किसी भी ऐसी भैया क्लोज्ड बाउंड्री है उसके ऊपर ये काम करेंगे मेरे भाई, ठीक। अतः इनवर्स स्क्वायर और लीनियर सेंट्रल फोर्स ही ऑल बाउंडेड क्लोज्ड ऑर्बिट्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं मेरे भाई, ठीक। मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, माइक्रो का मतलब उससे छोटा। जैसे मैक्रो का मतलब हम कहें ताप, दाब, आयतन, इन्हें नाप रहे हैं मैक्रो लेवल पे। अब इन्हें भी नापने के लिए हम और उसकी पोजीशन देख रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, क्या क्या अवेलेबल है, तो उसे हम लोग कह देंगे माइक्रो स्टेट। यानी सिस्टम की वह स्टेट जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ताप दाब, आयतन है, ऊर्जा से हम लोग पता कर लेंगे, उसे माइक्रो स्टेट कहेंगे। और इसे नापने के लिए भैया सिस्टम के पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन, मोमेंटम को नापने के लिए जो स्टेट होती है उसे माइक्रो स्टेट कहते हैं। जैसे अगर गैस का हमें पीबीटी पता होना, उसका माइक्रो स्टेट बताएगा, लेकिन अगर गैस के हर मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट पोजीशन भी पता हो, उसके मोमेंटम भी पता हो कि भैया वो, एक बात पहले तो समझो, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि अगर आप पोजीशन निकाल लोगे तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, मोमेंटम निकाल लोगे तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे। अगर ये चीजें आपको पता है तो ये बहुत बेसिक चीजें, बहुत छोटी चीजें हैं, तो इससे हम लोग माइक्रो स्टेट कह देते हैं मेरे भाई। यानी ओवरऑल बात करें, मोटी मोटी चीजें पता कर लेना, ताप कितना है, ठीक भैया, अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं टेम्परेचर कितना है, बोले 30 डिग्री है यार, ठीक, कमरे का रूम टेम्परेचर 30 डिग्री होगा, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं भाई। लेकिन अगर आपको ये भी पता करना मेरी पोजीशन क्या है, इस पूरे रूम के अंदर हम कहाँ हैं, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो नहीं बता सकता। अगर कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तब भी बाहर से बता देगा, अरे मौसम बाहर थोड़ा ठीक है, 25-30 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तो टेम्परेचर निकालना आसान काम है, पूरे रूम का निकल रहा है। लेकिन इस पूरे कमरे के अंदर हम कहाँ हैं, ये मेरी पोजीशन, ये छोटी स्थिति है भैया। रूम में टेम्परेचर तो लगभग हर जगह सेम होगा, तो पूरे रूम का कहीं नाप लो, हमें नापने के लिए आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा, तो ये माइक्रो स्टेट है, यानी छोटी स्टेट है भाई, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो भैया, बड़ी वाली स्टेट को पता करने के लिए हम छोटी वाली स्टेट की तरफ जाएंगे, जितनी ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। यह किसी माइक्रो स्टेट को ऑब्टेन करने वाले पॉसिबल माइक्रो स्टेट की नंबर होती है, टोटल नंबर होती है। यानी हम लोग माइक्रो स्टेट को पता करने के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा माइक्रो स्टेट का नंबर निकालेंगे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इसे हम लोग W से लिखेंगे, या फिर इस तरीके से ये ओम का सिंबल होता है, इससे भी डिनोट कर देते हैं। जितने ज्यादा माइक्रो स्टेट होंगे किसी माइक्रो स्टेट के लिए पॉसिबल होते हैं, उस माइक्रो स्टेट की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, दो पार्टिकल को दो बॉक्स में रखे। जैसे हम आपसे कहें कि दो पार्टिकल है, उन्हें एक ही बॉक्स में रखना है, ये एक बॉक्स है, इसमें हमें दो पार्टिकल रखने हैं, तो इनमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भैया या तो ये पहला वाला लेफ्ट होगा, दूसरा वाला राइट होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी भैया हो सकता है जो राइट रखा होगा, ये लेफ्ट रखा होगा, दो ही प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर हम कहते हैं दो पार्टिकल को दो बॉक्स में रखेंगे, अब प्रोबेबिलिटी 4 हो गई। हो सकता है एक इसमें हो, एक इसमें हो सकता है एक लेफ्ट वाले में हो, एक राइट वाले में हो, या लेफ्ट राइट की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है जो इसमें हो भैया, हो सकता है दोनों इसमें हो, या हो सकता है दोनों इसमें हो। यानी इस तरीके से अगर हम दो पार्टिकल्स को दो बॉक्स में ज्यूम करेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो जाएंगी, प्रायिकता बहुत सारी हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी बहुत सारी हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर दोनों पार्टिकल को एक ही बॉक्स में रखेंगे तो पॉसिबल अरेंजमेंट भी कम होगा, जिससे प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। लेकिन अगर भैया हम लोग ज़्यादा दो बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एक पार्टीशन फंक्शन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सिस्टम के ऑल पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी जितने भी ऊर्जा के लेवल होंगे, एनर्जी के स्तर होंगे, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पार्टीशन फंक्शन, नाम ही पार्टीशन का मतलब क्या है, कौन कितने लेवल में, अपनी अपनी औकात बताओ। तो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, जितने भी लेवल हैं उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन सबको समझाने के लिए पार्टीशन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। मान लिया कई लेवल हैं जिनका जो लेवल है E1 है, E2 है, E3 है, डैश 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 है, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा वो होगा भैया Z बराबर सिग्मा E की पावर माइनस EI अपान KT। आई आपको समझ में आता होगा, सिग्मा क्या है, जोड़ है। सिग्मा का मतलब जैसे अगर हम लिखा हो 1, हम लिखते हैं यहाँ पे I1, I2, I3,
I4 प्लस डैश 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 ऐसे लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, कि सिग्मा हटाओगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से चलेगा मेरे भाई, ठीक। तो इस तरीके से इस फंक्शन को लिखते हैं, जहां पे जो k है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और जो t होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। यदि किसी सिस्टम के दो एनर्जी लेवल होंगे तो कहानी वही रहेगी, बस यहां पर केवल E/kT था, दो ही लेवल हैं, तो I की जगह पे 1, I की जगह पे 2, E1/kT, E2/kT, ये दो लेवल्स के लिए हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा ल्यूवेल्स थ्योरम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके अकॉर्डिंग देखो, सरल भाषा में कहें तो जो वॉल्यूम है वो उतना ही लेगा। फेज स्पेस में मूविंग सिस्टम के फेज स्पेस वॉल्यूम का टाइम के साथ चेंज नहीं होता, यानी समय बदलने पर अगर कोई आदमी, हम एक आदमी के आपको उदाहरण देते हैं, मान लिया कोई आदमी है, ठीक, मान लिया हम यहाँ खड़े हैं 15 फीट में हम 1 फीट ले रहे हैं, तो अगर थोड़ा टाइम बदलेगा भी तब भी हम 1 फीट ही लेंगे, हम यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ खड़े हो जाएंगे। पार्टिकल मूव अगर कर भी रहा हम यहाँ नहीं, यहाँ खड़े हो जाएंगे, लेकिन 15 फीट में हम तो 1 ही फीट ले रहे हैं ना मेरे भाई। यानी ओवरऑल बात करें तो जो फेज स्पेस का वॉल्यूम है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, अर्थात फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। फेज स्पेस में सिस्टम की जो जनरल कोऑर्डिनेट्स क्यू होते हैं, अभी आपको बताया जनरल कोऑर्डिनेट को क्यू से लिखते हैं, और जो जनरल मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स उन्हें पी से लिखते हैं, जनरल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली बात करें तो भैया अभी आपको बताया हमने कि हम लोग डब्ल्यू से भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को और ओम से भी लिखते हैं। तो अगर टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी में चेंज की बात करें तो वो 0 होगा, क्योंकि भैया अगर हम यहाँ खड़े हैं, मान लिया हम मोशन में हैं भी, तब भी क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ आगा तब भी उतनी जगह ले रहे हैं, यहाँ आगा तब भी उतनी जगह ले रहे हैं, तो चेंज इन प्रोबेबिलिटी 0 होगी मेरे भाई। तो इस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं। फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर क्या होता है भाई, तो फर्मी एनर्जी क्या होती है, अगर 0 टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जो अधिक से अधिक ऊर्जा लेवल को ऑक्युपाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक जिस एनर्जी लेवल पे पहुंचेंगे 0 टेम्परेचर पर, उसे ही फर्मी एनर्जी कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इससे जुड़ा जो टेम्परेचर होगा उसे फर्मी टेम्परेचर कहेंगे। TF बराबर EF/kB होगा, EF फर्मी एनर्जी हो जाएगी, TF फर्मी टेम्परेचर हो जाएगा, और KB हो जाएगा मेरे भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, जो सेंटर से ओरिएंटेड होगा, कनेक्टेड होगा। वह फोर्स जो पार्टिकल और एक फिक्स्ड सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करता है, कि भैया अगर ये सेंटर है और ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये जो लाइन होगी इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, जिसकी मैग्नीट्यूड मेनली डिस्टेंस, और ये दूरी क्या कहलाती है भैया, त्रिज्या कहलाती है R पर डिपेंड करेगी। सेंट्रल फोर्स कहलाता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी तरीके से काम करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उतनी ही दूरी पर चक्कर लगा रही है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उस पर यह डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भैया सेंट्रल फोर्स के बाद नॉन सेंट्रल फोर्स भी होता है। सेंट्रल फोर्स, अच्छा ये उसके बाद पेज यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा सा पेज हो गया, कोई बात नहीं। सेंट्रल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ हो सकता है या सेंटर से दूर हो सकता है। जो टॉर्क होगा वो भैया, टॉर्क समझते हो क्या होता है, टॉर्क होता है एक ऐसा बल, टॉर्क को लिखते हैं हम लोग टाउ से, और टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी टॉर्क एक ऐसा बल होता है जो, जैसे पंखा चल रहा है तो ये पंखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पंखा ऐसे करके घूम रहा, तो जो उसे भैया घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, किसी भी चीज को जो घुमा देगा वो टॉर्क कहलाएगा मेरे भाई। तो टॉर्क अबाउट सेंटर 0 होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी जितना इसका कोणीय संवेग होगा वो उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। दूसरा नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा, जो फोर्स फिक्स्ड सेंटर की लाइन के अलोंग एक्ट नहीं करता है। मान लिया घर्षण बल है, अब घर्षण बल में कोई घूमने की जरूरत नहीं, कोई सेंटर की जरूरत नहीं, आप ऐसे करके साइकिल चला रहे हो, नीचे बहुत ईंटें पड़ी हुई हैं, खुरदरा है, तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, साइकिल आगे जाएगी, रोकने की कोशिश करेगा। बचपन में हम लोग भैया चौतरे होते थे मोहल्ले में, चबूतरे, उस पर बैठ के नीचे सरकते थे, तो भैया पैंट ऐसे करके लोगों की फट जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग नीचे आ रहे हैं, पैंट ऊपर की तरफ खींच रही है, घर्षण बल लग रहा है, केंद्र से कोई लेना देना नहीं है उसका भाई, तो उसे हम लोग नॉन सेंट्रल फोर्स कहते थे, यानी फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण बल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका फोर्स ऑफ डायरेक्शन सेंटर से रिलेटेड नहीं होगा, इसका टॉर्क जो है वो जनरली 0 नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम भी इसका कंजर्व नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भैया कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। बहुत आसान है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो रास्ते पे डिपेंड करता है। रास्ते पे मतलब क्या है कि मान लिया हम यहां से चल के यहां गए, यहां थे, यहां से चल के यहां गए,
तो भैया इस रास्ते से भी लेना देना है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। और जिसमें इस रास्ते से लेना देना नहीं होता, डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ इनिशियल यानी पहले वाली स्थिति और आखिरी स्थिति पर डिपेंड करता है, उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। जिसमें भैया रास्ते पर भी डिपेंड करेगा, उसे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। अगर इसमें भैया केवल पहली और अंतिम स्थिति से लेना देना है, तो यहां से यहां गए, यहां से यहां वापस आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसके लिए जो वर्क होता है मेरे भाई वो भी जीरो होता है। इसलिए क्लोज्ड पाथ में जो टोटल वर्क होगा वो जीरो होगा, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जहां से शुरू हुए इनिशियल पोजीशन, मान लिया कहीं भी घूमता रहे, लेकिन फाइनल पोजीशन मान लिया अगर यही है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भैया जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा किसी क्लोज्ड पाथ के लिए। क्लोज्ड का मतलब ये जहां से शुरू करा वहीं पे खत्म किया। इसमें क्या है, वर्क पाथ पर भी डिपेंड करेगा, और जब पाथ पे भी रास्ते से भी लेना देना है तो भैया नॉन कंजर्वेटिव होगा। इसके लिए क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क जीरो नहीं होगा। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है भैया, इसमें कुछ ना कुछ तो कार्य हो ही रहा है कि भैया अगर तुम गए भी घचट गए तो पैंट फाड़ ली, चप्पल तोड़ ली, तो भैया यहां पर वो वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव है, रास्ते से भी लेना देना है इसमें भैया, ठीक है। बोसॉन्स क्या होते हैं, देखो मेरे भाई सीधी सी बात है, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रॉन। वहां हुंड का नियम पढ़ा था कि भैया एक डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक की स्पिन प्लस हाफ होती है और एक की स्पिन माइनस हाफ होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो इस तरीके के पार्टिकल होते हैं वो फर्मियन कहलाते हैं, और जिनकी स्पिन मेरे भाई हमेशा इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक होती है, 0 1 2 3, वो सब बोसॉन कहलाते हैं। वे पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर वैल्यू होता है बोसॉन्स कहलाते हैं। ये किसे फॉलो करेंगे, ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, और एक ही क्वांटम स्टेट में भैया, एक ही स्टेट में कई हम लोग को बोसॉन्स मिल सकते हैं। जैसे फोटोन है, जो सूर्य का प्रकाश आता है छोटे छोटे पैकेटों में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन है, ग्लूऑन है, ये सारे के सारे मेरे भाई बोसॉन्स कहलाते हैं। फर्मियंस की बात करें, हमने पढ़ रखा है कि वे पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर वैल्यू होती है, 1/2 3/2 इस तरीके से होती है, फर्मियंस कहलाते हैं। वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। ये लोग फर्मियंस हैं, क्यों, क्योंकि ये फर्मी डायराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं और पाउली के नियम का पालन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारे के सारे भैया फर्मियन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैरेक्टर्स आपको बता चुके हैं। अगला जनरल कोऑर्डिनेट, अभी हम चर्चा कर चुके हैं थोड़ी सी। जनरल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भैया, वो मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, यानी कम से कम वो कोऑर्डिनेट हों जिनसे हम किसी मोशन को एक्सप्लेन कर दें। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भैया एक पेंडुलम है, अभी हमने बताया था आपको, एक पेंडुलम है, यहां से छोड़ा, उसकी गति एक्सप्लेन करो, तो तुम कहोगे सर जी थीटा पे गया, 2 थीटा पे गया, वापस आया, फिर थीटा, तो सिर्फ थीटा से एक्सप्लेन हो रहा है, कम से कम तो थीटा क्या हो जाएगा, जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तब भी थीटा से आप ऑपरेट कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया कि सिर्फ यहां बैठ के देखते रहो, थीटा गया, 2 थीटा गया, 3 थीटा गया, 4 थीटा गया, पूरा भी घूम गया तो सिर्फ 360 घूमा, तो सिर्फ थीटा से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो भैया ये वो मिनिमम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट होते हैं, जो किसी सिस्टम की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हें जनरली हम लोग काहे से लिखते हैं, अभी बता चुके हैं आपको, Q1 Q2 Q3 से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, डिनोट करते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं केवल इन्हीं की मदद से। जैसे कोई सिंपल पेंडुलम हो गया, सिर्फ थीटा की मदद से हम लोग उस सिस्टम को डिपेंड कर सकते हैं, सिर्फ थीटा से पता कर सकते हैं, यानी थीटा उस सिस्टम का जनरल कोऑर्डिनेट है। आप इसके एग्जांपल में सर्कुलर मोशन भी लिख सकते हो। वर्चुअल वर्क क्या होता है, तो भैया वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल वर्क बताने से पहले कहानी आपको छोटी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ मेरे भाई, घड़ी की सुइयों में लड़ाई हो गई, घड़ी की सुइयों में आपस में हो गई लड़ाई। जब लड़ाई हुई भैया तो सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी, जो लगातार चलती रहती है, 1 घंटे वाली होती है, 1 मिनट वाली होती है। अब लड़ाई हो गई, सेकंड वाली बोली हम कोई बेवकूफ हैं, लगातार चलते रहते हैं, सब लोग संग में चलेंगे वरना कोई नहीं चलेगा। अब ये लोग समझदार थे, घंटा बड़ा है, ठीक, मिनट उनसे छोटा है, सेकंड सबसे छोटे हैं, देखने में भैया लंबे हो गए, ज़्यादा खा पी के, घर के छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। घंटे ने कहा देखो मिनट भाई, अगर इसकी बात मान ली तो लात पड़ेगी, उठा कूड़े में फेंक दिया जाओगे, तीनों अगर सुइयाँ संग में चलेंगी। बोले फिर क्या करें भाई, बोले ऐसा करो वहीं पर कूदो, और इसे बौरे को, इसे मतलब ये लगना चाहिए कि हम लोग सब लोग चल रहे हैं। तो ये अब जैसे सेकंड वाली जो है चलती रहती है, और ये लोग क्या करते हैं, ये वहीं पे, आप कभी घड़ी में ऑब्जर्व करना, हम तो देखते हैं बैठ के, ये वहीं पे ऑब्जर्व करते हैं, वहीं पे कूदते रहते हैं ऐसे करके। मेरे भाई देखना कभी हिल रही होती है मिनट वाली, घंटे वाली, तो इसे ये लगता है कि सब चल रहे हैं। तो अब ये हो क्या रहा है, ये वर्चुअल है भाई। वर्चुअल का मतलब होता है मेरे भाई कि हम सोच रहे हैं, सोच रहे का मतलब इतना कम चेंज हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो, किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस द्वारा किया गया इमेजिनरी वर्क,
सोच रहे हैं कि भैया बहुत कम कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जो सिस्टम के कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले बहुत छोटे पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट्स के द्वारा होता है। यानी जो कांस्टेंट, जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, जो कंडीशन लगी हुई हैं, उन कंडीशनों को लगने के बाद भी जो हल्का फुल्का डिस्प्लेसमेंट है, ना के बराबर नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट, हम सोच रहे हैं कि शायद डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, क्योंकि परफेक्टली सॉलिड है। तो परफेक्टली सॉलिड का जो भैया पार्टिकल होंगे वो क्या इतना परफेक्ट अरेंजमेंट होगा कि वो गति, तो देखो भैया रियलिटी है गति सब कर रहे हैं, लेकिन ये जब गति करेंगे भी तो वहीं पे ऐसे ऐसे करके गति करते रहेंगे। लेकिन इतनी कम गति है, इतना पैक्ड अरेंजमेंट, हमें पता ही नहीं चल रहा है मेरे भाई। तो इनकी जो गति भी होगी वो इतना कम डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना छोटा होगा कि वो ना के बराबर होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसलिए हमने डेल्टा से लिखा। डेल्टा का मतलब बहुत छोटा सा वर्क है, इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इस फोर्स को हम लोग वर्चुअल वर्क कहेंगे। यानी एक पार्टिकल फिक्स्ड सरफेस है, कोई सरफेस है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। जैसे हमने तुम्हें एल्फी से चिपका दिया, फेविकोल से चिपका दिया, उसको सरफेस के अलोंग एक बहुत छोटा इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देने पर, अब तुम चिपके हुए हो तो भैया क्या, फिर भी हमने कहा चलो अच्छा देखते हैं कोशिश करके, थोड़ा धक्का दिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो जो फोर्स हम लोग सोच रहे हैं इमेजिनरी, उसे ही हम लोग कहते हैं वर्चुअल वर्क मेरे भाई। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन है सर जी? ये 15 क्वेश्चन है, 15 से 16 क्वेश्चन है। इनमें से अगर आपकी किस्मत चल गई ना तो हो सकता है 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, वरना कम से कम भी मिलेंगे तो 5-6 शॉर्ट जरूर मिलेंगे। और अगर 6 भी मिलते हैं तो 6 दूनी 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक लॉन्ग करना होता है 3 में से, आपको लॉन्ग की इतनी शानदार वीडियोस देंगे हम। जिन लोगों ने कोर्स में इनरोल कर रखा है, कुछ वीडियोस हमने ऐड करवाई थी, लेकिन अभी हम और कुछ और अच्छी वीडियोस आपको देंगे, कुछ पेपर की एनालिसिस देंगे। हम लगातार लगे हुए हैं मेरे भाई, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है। ये सारी चीज़ आपको कोई बुक, कोई किताब में ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमने खुद ढूंढी है, मेडिकल इसके लिए ढूंढी का मतलब देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए 3-4 घंटे की रिसर्च लगी है, तब जाके ये वीडियो बनी होगी। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितने की भी बनी हो। तो भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, नंबर्स बढ़ते हैं, अच्छा लगता है, लोग देखते हैं, प्यार करते हैं और अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, मज़ा आ जाता है, लोग कमेंट में लिखते हैं सर जी आपकी वजह से पास होगा और अच्छा लगता है। एक आधा ऐसा भी होता है सर जी भैया हमारी बैक आ गई, क्या करें? तो हम उनसे भी ये कहते हैं कि अगर बैक आ भी गई है तो बीएससी में पास होना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, आप कोई पेपर उठा के देख लेना। ये हमने 15 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कम 6-7-8 क्वेश्चन आए होंगे। आप खुद सर्च कर लेना, कोई पेपर सर्च कर लेना किसी यूनिवर्सिटी का, अगर सिलेबस सेम है आपका। तो जब भैया वही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट बार बार वही हो रहे हैं, अभी हम आपको लॉन्ग कराएंगे, तो फिर जब बार बार वही आ रहा है तो उसे पढ़ो। 25 का तो लॉन्ग आता है, एक लॉन्ग करोगे पास हो जाओगे, समझ गए भाई? तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर आप YouTube की जगह पे कोर्स में एनरोल करके बैठे हो तो टेंशन ना लो भैया, पेपर होते होते इतना आपको कंटेंट दे देंगे, आप जाकर चौड़े होकर पेपर करके आओगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।